नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे निमोनिया की। मौसम का सबसे ज्यादा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठंड और बदलते मौसम का सेहत पर कई तरह से गहरा असर होता है और अगर हम लापरवाही बरतें इस मौसम में एक तरह से देखें तो तमाम बीमारियां हमें अपनी गिरफ्त में लेने लगती हैं, जिनमें से एक है निमोनिया। निमोनिया बीमारी सुनने में आम सी लगती है, लेकिन सही समय पर इसका इलाज ना मिलने पर यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों में होता है। ये सांस से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है जिसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो कैसे इस बीमारी से बचें, क्या रखें एहतियात, इसे लेकर आज आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमने 3 बेहद खास मेहमान अपने स्टूडियो में बुलाए हैं और ये अलग अलग पैथी से जुड़े हैं। एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर जी.सी. खिलनानी। डॉक्टर खिलनानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार महापात्रा। डॉक्टर महापात्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर कविता शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कविता आपका। तो आप भी हमें कॉल कीजिए, हमारे जो नंबर है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आप जीमेल के जरिए भी चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल लिख सकते हैं। आमतौर पर बुखार या जुकाम होने के बाद निमोनिया होता है, लेकिन कई बार ये खतरनाक भी साबित हो सकता है, खासकर 5 साल से छोटे बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली बच्चों की मौत में 18% मौत निमोनिया की वजह से होती है। ठंड और बदलते मौसम का सेहत पर कई तरह से गहरा असर पड़ता है। कुछ बीमारियां इस मौसम में घात लगाए रहती हैं, जिनमें से एक है निमोनिया। निमोनिया एक गंभीर बीमारी है। इस रोग में फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। खांसी और जुकाम के साथ कफ कई बार बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है और ऐसी ही परेशानियों में शामिल निमोनिया भी है, जो एक संक्रमण है। इस संक्रमण में एक या दोनों फेफड़ों के वायु के थैलों में द्रव या मवाद भर जाता है और सूजन आ जाती है, जिससे बलगम या मवाद वाली खांसी, बुखार, ठंड लगने और सांस लेने में तकलीफ होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सही समय पर लक्षणों की पहचान करके उपचार शुरू नहीं करने पर यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। निमोनिया आमतौर पर बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों को ज्यादा परेशान करता है, लेकिन ये किसी भी आयु के व्यक्ति को हो सकता है। समय से पहले पैदा होने वाले बच्चों को निमोनिया होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। जिन बच्चों को टीबी का इन्फेक्शन होता है, उन्हें भी निमोनिया होने की आशंका ज्यादा होती है। निमोनिया फेफड़ों को होने वाला संक्रमण है, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट्स के कारण होता है। निमोनिया वायरस, बैक्टीरिया, फफूंदी, ये सब सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचकर संक्रमण कर देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया के कारण ये सबसे ज्यादा फैलता है। बच्चों में सर्दी जुकाम जल्दी ठीक नहीं होने पर ये धीरे धीरे निमोनिया में बदल जाता है। इस रोग में फेफड़ों में कफ या तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिस कारण सांस लेने में काफी कठिनाई होने लगती है। निमोनिया की सबसे ज्यादा आशंका होती है बदलते मौसम में। ज्यादा मेहनत करने, ज्यादा ठंडा पानी पीने, हवा में रहने और खाने में ज्यादा ठंडी चीजों के सेवन से भी ये रोग हो सकता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उन्हें भी ये बीमारी घेर सकती है। बैक्टीरिया के कारण होने वाला निमोनिया 2 से 4 सप्ताह में ठीक हो सकता है, जबकि वायरल जनित निमोनिया ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। कई बार निमोनिया गंभीर रूप धारण कर लेता है। इस परिस्थिति में व्यक्ति की हालत बहुत खराब हो जाती है और लापरवाही बरतने पर उसकी जान भी जा सकती है। हालांकि ये बीमारी युवा और स्वस्थ लोगों को भी हो सकती है, लेकिन बुजुर्गों, बच्चों या फिर ऐसे लोग जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए ये बीमारी काफी खतरनाक साबित हो सकती है। और आप भी अगर निमोनिया से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर खिलनानी, आपसे शुरुआत करूं और कुछ आंकड़े अगर देखें तो दुनिया भर में सालाना कहा जाता है कि 45 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं निमोनिया से, जिसमें से करीब 40 लाख लोगों की मौत भी हो जाती है। यानी प्रभावित लोगों को देखें तो आबादी का करीब 7% हिस्सा इससे प्रभावित होता है दुनिया भर की आबादी के लिहाज से। तो आंकड़ा बहुत कुछ कह रहा है इस बीमारी की गंभीरता को लेकर। भारत में क्या स्थिति है?
नहीं, भारत में वही है जो पूरे दुनिया में है, सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जी पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा पहले कि निमोनिया होता क्या जी है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो हमारा जो न्यूमो मीन्स लंग, न्यूमो मीन्स फेफड़ा, और न्यूमोनाइटिस कहते हैं जब फेफड़े का इन्फेक्शन होता है उसको हम निमोनिया कहते हैं। तो जो हमारी जो ट्यूब्स होती हैं जिसको ब्रोंकाई कहते हैं, उसका सबसे जो निचला हिस्सा होता है उसको कहते हैं एल्वियोलस, जहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है, मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। जब इस एल्वियोलस का जो जगह है इसका इन्फ्लामेशन होता है, मतलब वहाँ पे सिक्रीशंस होते हैं, वहाँ आप कहें कि पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें फिर ये गैस एक्सचेंज प्रभावित होता है। तो ये जो इन्फ्लामेशन होता है ये क्यों होता है? इन्फ्लामेशन ज़्यादातर ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, मतलब संक्रमण की वजह से होता है। उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं और वायरस भी होते हैं, फंगस भी होते हैं और भी कई तरह के होते हैं, लेकिन सिर्फ इन्फेक्शन से ही नहीं होता। जैसे किसी ने केरोसिन बहुत इनहेल कर लिया या कोई टॉक्सिक गैसेस हो गए या प्रदूषण हो गया, उससे भी निमोनिया होता है। अच्छा पर होता ये है कि वो जो एरिया जो जिसमें हवा होती है, हवा की जगह वो एक्सुडेट या पानी कह लें या सिक्रीशंस इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से फिर व्यक्ति को बुखार होता है, खांसी होती है, सांस में तकलीफ होती है, उसकी पसली तेज चलती है, और जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि बच्चों में ये नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। और अगर पूरी बात करें तो निमोनिया स्टिल इज़ 4th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। तो ये इसकी समरी है, इसको आगे आप जैसे प्रश्न पूछेंगे तो। और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले कॉलर सौरभ पाठक ने हमें कोलकाता से कॉल किया है। सौरभ, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। मेरा प्रश्न है, क्या निमोनिया के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट न्यू बॉर्न बेबीज और एडल्ट में सिमिलर होते हैं? थैंक यू। जी ऐसा है, कैन आई आंसर दिस? जी जी ये जो निमोनिया बच्चों में होता है इसका प्रेजेंटेशन अलग होता है। बड़ों में पहले बात करें तो ये बुखार होता है, खांसी होती है, छाती में दर्द होता है, वो कंप्लेन करते हैं कि हमें ये तकलीफ़ हो रही है, ठंड लगती है और चलने फिरने में भी सांस फूलती है, लेकिन बच्चा तो बोलता नहीं है। बच्चों में ये सबसे इनका कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है पसली चलना। अच्छा और बुखार होना और खांसी होना। तो बच्चा फिर ठीक से दूध नहीं पिएगा, उसको रोता रहेगा, उसको उसकी पसली चलेगी और वो उनकी माता बताएंगी कि इसकी पसली बहुत तेज़ तेज़ चल रही है और बुखार हो रहा है, ये दूध नहीं पी रहा है। तो ये लक्षण है कि बच्चे को निमोनिया हो सकता है। तो जहाँ तक इलाज का सवाल है, इलाज सिमिलर होता है, लेकिन बच्चों में दवाइयाँ देना सिरप से देते हैं, बड़ों में टैबलेट। लेकिन ये भी समझना है कि निमोनिया यहीं तक सीमित नहीं होता। बिल्कुल। जो निमोनिया जो इन्फेक्शन होता है वो ब्लड में भी फैलता है, ब्रेन में भी जाता है। और जब हम कहते हैं कि 30 से 40 लाख डेथ्स होती हैं पूरी दुनिया में, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है जी। तो वो सिर्फ लंग में नहीं जाता, ये पूरे शरीर में जाता है, उसको हम सेप्सिस कहते हैं। ठीक है। अमित ने हमें कॉल किया है हरियाणा से। अमित, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, बताइए। मैडम जी, जैसे कि मैं करीब 5-6 साल का था मैम, तो मुझे निमोनिया बिगड़ गया था मैम। अच्छा। जैसे कि सर्दी आती है ना मैम, धूल मिट्टी होती है, तभी इतनी ज्यादा छींकी आती है मैम, बर्दाश्त नहीं होती, तभी मुझे रुमाल बांधना पड़ता मैम मुंह के। अच्छा ठीक है। आपकी उम्र क्या है अमित जी? 78 हो गई मैम। अच्छा ठीक है। आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं अभी? जी जैसे कि दिखाते तो, लेकिन आराम नहीं हो रहा मैम। ठीक है। दवाई दे देते हैं, दवाई लेता हूँ, इतना आराम हो जाता है मैम, बाद में नहीं होता। ठीक है। डॉक्टर कल्याणी, आप ही इसका जवाब अगर संक्षेप में दें। बहुत अच्छा आपने विषय पॉइंट लेके आए हैं। जब बचपन में निमोनिया होता है ना, तो वो कई बार वो लंग में डैमेज कर देता है। तो वो डैमेज, उसको हम ब्रोंकिएक्टेसिस भी कहते हैं, और या फाइब्रोसिस जैसे चोट लग जाती है तो उसका निशान हो जाता है, उससे फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है। उस वजह से ताउम्र मरीज को वो तकलीफ़ हो सकती है, जिसमें खांसी होती है, कभी खांसी में खून भी आ जाता है, उसमें बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो स्पेशली जो
मीजल्स की जो बीमारी होती है उसके साथ जो निमोनिया होता है उसमें लंग में डैमेज हो जाती है। लेकिन ये जो लक्षण बता रहे हैं कि छींकें आती है, और ये एक दूसरा लक्षण है, ये ब्रोंकिएक्टेसिस या फाइब्रोसिस का लक्षण नहीं है। ये इनको ऐसा लगता है कि किसी तरह की एलर्जी है जिस वजह से हो रहा है। तो इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर महापात्रा, आयुर्वेद के नज़रिए से निमोनिया को देखें तो क्या कहता है निमोनिया के बारे में आयुर्वेद? आयुर्वेद के अनुसार निमोनिया का जो वर्णन है वो श्वसनक ज्वर के हिसाब से किया गया है। तो जो व्याधियां वर्णित हैं वो श्वसन व संस्थान की एक व्याधि, श्वसनक रोग, इसको माना गया है। इस व्याधि के जो, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो वात पित्त कफ के आधार पे है, तो इस व्याधि में त्रिदोष का प्रकोप होता है, अर्थात वात पित्त और कफ तीनों का प्रकोप होता है। विशेष तौर से कफ प्रधान व्याधि है और ये विशेष तौर से छोटे बच्चों और वृद्धावस्था के लोगों को अधिक पाया जाता है। और जो ऋतु संधि काल है, मतलब गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं या सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, उस अवस्था में ज़्यादा देखा जाता है इसमें। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, लक्षण जो बताया आयुर्वेद में, वो भी बताया कि इसमें पसलियाँ तेज चलना और तेज बुखार होना, खांसी होना और पसलियों में दर्द, ऐसे लक्षण बताए हैं। और आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि जो इस प्रकार की व्याधियों में कफनाशक चिकित्सा सर्वप्रथम करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर कविता, आप होम्योपैथी के नज़रिए से हमें बताएं निमोनिया और कितना कारगर होम्योपैथी साबित हो सकता है? देखिए, निमोनिया जैसा कि हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में, 5 साल की उम्र के कम बच्चों में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और ओल्ड पीपल 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि जब भी इम्यूनिटी लेवल्स कम हो जाते हैं तो निमोनिया के लिए आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। छोटे बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि मैल न्यूट्रिशन, मतलब खान पान की कमी है, या बच्चे का जन्म के समय वज़न कम है, और उसको अगर माँ का दूध 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिला है तो उसकी वजह से भी, या जहाँ पर बहुत पोल्यूशन है, ओवर क्राउडिंग है, जिंक की डेफिशिएंसी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है बच्चों में, जो उनको निमोनिया के लिए उनका चांस बढ़ जाता है। तो जहाँ पर भी इम्यूनिटी लेवल्स लो हो जाते हैं वहाँ पे इस बीमारी के होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। होम्योपैथिक के हिसाब से अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो मेरा ये हम ये देखते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि अगर होम्योपैथिक मेडिसिन्स का जो बेसिक रोल है, दे आर काइंड ऑफ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छा काम करती हैं। और जब हमारे पास ऐसे बीमारी के मरीज़ आते हैं तो उनके सिम्टम्स, उस पेशेंट की जो स्टेट है उसके हिसाब से दवा दी जाती है, और एक्यूट स्टेट को मैनेज करते हुए फिर आगे पेशेंट की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हम लोग देखते हैं। और अगर हम उसको देखते हैं तो ये जो रेकरेंट बार बार छाती के इन्फेक्शन बच्चों में या बड़ों में देखे जाते हैं उसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर खिलानी, जैसे कुछ कॉजेज़ बता रहे हैं, इम्यूनिटी सबसे बड़ा फैक्टर है, इसमें कारणों में, कॉजेज़ में आप क्या जोड़ना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि निमोनिया को हम 3 में डिवाइड करते हैं। एक में कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। देन इसका मतलब ये है कि आप जो हम जैसे आप हम हैं जो हेल्दी हैं वो कम्युनिटी में है, वो उनको इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन तो किसी को भी हो सकता है। और जैसे मैंने बताया उसके लक्षण होते हैं, बुखार होता है, खांसी होती है। अगर उनका एक्सरे करेंगे तो वो उसमें वाइट शेडो हमें दिखती है। फिर उसका हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में जो है ना वो ब्लड काउंट्स बढ़ जाते हैं। और फिर जब बलगम की जांच करते हैं तो उसमें उसका कल्चर करते हैं या माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो बैक्टीरिया उनका जो है ना डिटेक्ट होता है। अगर उससे नहीं होता है तो कई बार ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं अंदर ट्यूब डाल के, अगर सीरियस केसेस में। तो ये हुआ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। और उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वो सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है। उसके अलावा और भी नाम से मैं बताऊं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वायरसेस जो होते हैं वो नंबर 2 वायरसेस होते हैं। और आपने सुना होगा कि आजकल वायरल चल रहा है, या कहते हैं कि स्वाइन फ्लू चल रहा है, तो वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं। फंगल इन्फेक्शंस रेयर होते हैं। अच्छा, तो ये तो होते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। दूसरी निमोनिया होती है निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, मतलब जिसमें व्यक्ति की जो अपनी इम्यूनिटी है वो कम होती है। जैसे बताया गया, आपने बोला शुरू में कि बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है और जो वृद्धावस्था में, जो 65 के ऊपर। उसके अलावा एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसमें डायबिटीज़ हो गई, अच्छा, जिसको कीमोथेरेपी चल रही होती है, जिसको कैंसर होते हैं। HIV इन्फेक्शन बहुत बड़ा एक होता है जिनमें
कई सारी दवाइयाँ होती हैं जो कीमोथेरेपी की, जिससे आदमी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, ब्लड की कई सारी बीमारियाँ होती हैं, तो उनमें फिर ऑर्गेनिज्म थोड़े डिफरेंट होते हैं। और तीसरा जो सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया या हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। आपको अचंभा होगा सुन के कि जो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उसमें करीब 10 से 20% चांस होता है कि उसको अस्पताल से एक्वायर्ड निमोनिया हो जाए। अच्छा। और उससे भी खतरनाक होता है जो आईसीयू एक्वायर्ड निमोनिया। सबके परिजन आईसीयू में कभी भर्ती रहते हैं तो उनको यही खतरा रहता है कि आईसीयू के ऑर्गेनिज्म से उनको कुछ निमोनिया नहीं हो जाए, क्योंकि आईसीयू में अगर कोई आदमी एडमिट हो गया तो आप सोचें कि 10 से 50% चांस होता है कि उसको निमोनिया होगा और वो जानलेवा होता है, अच्छा। घातक होता है। अब इन तीनों में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो इम्यून डेफिशिएंसी होती है उसमें फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होते हैं, वायरसेस बहुत कॉमन होते हैं। और जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो अक्सर ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, उनको सारी दवाइयों से रेजिस्टेंस हो जाती है और बल्कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। तो निमोनिया एक नहीं होता। अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है तो सिंपल एंटीबायोटिक से काम चल जाता है। अगर हॉस्पिटल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो हमको ज़रूरी होता है कि उसमें बैक्टीरियोलॉजिकल डायग्नोसिस करें। अगर हॉस्पिटल और आईसीयू में है तो हमें कई बार ब्रोंकोस्कोपी करके उसकी ठीक जांच करके उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट करके फिर उसका इलाज कराया। ठीक है, एक और कॉलर हैं बिहार से, मंजू ने हमें कॉल किया है। मंजू, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पूछिए, क्या सवाल है आपका? मंजू, आप तक आवाज आ रही है तो आप सवाल पूछ सकती हैं। ठीक है, मंजू का लग रहा है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। डॉक्टर महापात्रा, आपने आयुर्वेद में बताया कि वात पित्त कफ तीनों की गड़बड़ी के कारण कहीं ना कहीं निमोनिया होता है। और क्योंकि बच्चों की अगर हम पहले बात करें तो बच्चों के मामले में इसका ख्याल कैसे रखा जाए जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं? क्योंकि छोटे बच्चों में व्याधिक क्षमत्व कम होता है, तो जो छोटे बच्चे हैं वो किसी भी संक्रमण से लड़ने में इतने समर्थ नहीं होते हैं और इसी कारण जो है इनमें अधिक ये जो निमोनिया की शिकायत होने लगती है। और ये जो रिस्क फैक्टर्स अगर हम बात करें पहले, तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है लो बर्थ वेट बेबीज। तो ये देखा गया है कि जो अल्पभार शिशु जो पैदा होते हैं उनमें निमोनिया की शिकायत ज़्यादा होती है। और दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है माल न्यूट्रिशन या कुपोषण। अगर बच्चे का वजन जितना होना चाहिए उससे अगर कम है तो इन बच्चों में अधिक निमोनिया की शिकायत होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो नज़रअंदाज किया जाता है, वो है पैसिव स्मोकिंग। अगर घर में कोई प्रकार का स्मोक करता है कोई पेरेंट्स, अगर सिगरेट, बीड़ी, हुक्का या अगर किस प्रकार का द्रव्यों का सेवन करता है तो वो एक मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर डेवलपिंग निमोनिया। निमोनिया उन बच्चों में ज़्यादा होता है। और हम आउटडोर पोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन इंडोर पोल्यूशन सबसे बड़ा एक वाइटल जो चीज़ है। इंडोर पोल्यूशन जैसे हम गांव में लकड़ियां और चूल्हे से जो धुआं निकलता है वो भी एक मेजर कॉज है बच्चों में निमोनिया करने का। तो इसलिए इन चीज़ों से बच्चों को बचाव रखना है। और जो छोटे नवजात शिशु हैं उनको बार बार ऐसे छूना नहीं चाहिए विदाउट हैंड वॉशिंग। हाथ धोकर ही, जरूरत पड़ने पर ही छुएं, ऐसे ज़्यादा नहीं छूना चाहिए ताकि उनको संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको ध्यान रखना चाहिए, पर्टिकुलरली लो बर्थ वेट बेबीज और माल नरिश बच्चों में इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और आपने क्योंकि इंडोर पोल्यूशन की भी बात की, पोल्यूशन पे आते हैं। पोल्यूशन कितना बड़ा फैक्टर डॉक्टर कविता हो सकता है? आजकल हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में कितना सीवियर कंडीशन पोल्यूशन को लेकर हो चुकी है। कितना बड़ा फैक्टर निमोनिया के लिए पोल्यूशन भी हो सकता है? पोल्यूशन से सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो हमारे फेफड़ों की प्रोटेक्टिव सतह रहती है, जो हमें बाहर के इन्फेक्शन से बचाती है, वो डैमेज हो जाती है पोल्यूशन से। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, और जैसा कि है 2.5 माइक्रॉन्स के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके अगेंस्ट तो हमारी फेफड़ों का जो डिफेंस है वो काम भी नहीं कर पाता, वो पहले ही अंदर चले जाते हैं। तो जब हमारी प्रोटेक्टिव लाइनिंग डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से ऐसे इन्फेक्शंस के लिए इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस हो जाता है। तो यही एक कारण है कि जिसकी वजह से ऐसी बीमारियों के लिए हम ज़्यादा संक्रमण हो जाता है। और डॉक्टर खिल्लानी, आपने जो इन्फेक्शन की बात की थी कि वो और अंगों में भी फैल सकता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। कैसे निमोनिया आगे जाकर गंभीर स्थिति और उससे पहले, क्योंकि वायु प्रदूषण मेरा हाँ बताइए रिसर्च एरिया है, तो मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा। जैसे सर ने बोला कि जो इंडोर पॉल्यूशन एक नहीं होता। अच्छा। कोयले का
पॉल्यूशन अलग होता है, कागज़ का अलग होता है, उपले का अलग होता है। लेकिन ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि इंडोर एयर पॉल्यूशन से सीओपीडी होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, सीओपीडी होता है, एयरवे लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है और इससे करीब इंडिया की बात करें तो 10 लाख डेथ्स हर साल होती हैं इंडोर एयर पॉल्यूशन से और 10 लाख ही आउटडोर। ये WHO की 2015 की स्टडी है। तो इसमें सीओपीडी या ब्रोंकाइटिस होने की वजह से जो एयरवे एपिथेलियम होती है, डिफेंस मैकेनिज्म है, वो सारा ऑल्टर हो जाता है और उसमें निमोनिया होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और वो जो निमोनिया होता है उसके बैक्टीरिया भी डिफरेंट होते हैं और उसमें फिर उस एंटीबायोटिक भी डिफरेंट टाइप की दी जाती है। तो इसमें इंडोर एयर पॉल्यूशन इज़ अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर निमोनिया, जिसके बारे में अभी बहुत कुछ चल रहा है। अब आप आगे इसको, आपका प्रश्न क्या था? हाँ, मैं ये आपने इन्फेक्शन को लेकर बताया था, निमोनिया कैसे और अंगों को भी प्रभावित करता है। तो जो निमोनिया जो एंटर करता है वो तो ब्रेथ से करता है जनरली, ठीक है। दूसरे तरीके से भी, ब्लड से भी हो सकता है। बस कॉमन यही होता है कि एटमॉस्फेयर से जो है ना ऑर्गेनिज्म जाते हैं और लंग में, मैंने जैसे बताया कि एल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन होता है और वहाँ एक इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन वो वहीं तक सीमित नहीं रखता। अगर हम उसका प्रॉपर टाइम पर डायग्नोस ना करें और उसका इलाज ठीक से नहीं करें तो फिर वो सिस्टम में फैल जाता है। वो बैक्टीरिया लंग को पेनिट्रेट करके ब्लड में चले जाते हैं और शरीर के किसी भी हिस्से में चले जाते हैं। डेथ क्यों होती है? डेथ सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से नहीं होती है। डेथ इसलिए होती है कि न्यूमोनिया इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस सेट इन हो जाती है। सेप्सिस क्या होती है? एक सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है जिसमें किडनी, हार्ट, ब्रेन, सारे सिस्टम अफेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें दो होते हैं, एक तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है और उसके अलावा इन्फेक्शन वहाँ से मेटास्टेसाइज होके कहीं भी पहुँच जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। तो न्यूमोनिया का सिर्फ लंग पे नहीं असर होता, पूरे सिस्टम पे असर होता है। एक कॉलर है हर्षा ने जयपुर से हमें कॉल किया। हर्षा, आपका स्वागत है, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, सबको गुड मॉर्निंग। और मेरा सवाल ये है कि मुझे ना पहले कभी निमोनिया नहीं हुआ, बचपन से कभी नहीं हुआ, लेकिन मुझे 2016 में निमोनिया हुआ था, तब बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और उसके बाद ये होता है कि मुझे जब भी खांसी होती है ना तो वो 1.5 महीने तक, 2 महीने तक खांसी मिटती नहीं है। मैं ट्रीटमेंट भी लेती हूँ, खांसी को मिटने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए मुझे जानना था कि मुझे खांसी ऐसे क्यों होती है, कहीं निमोनिया ही होता है क्या बार बार? हर्षा, अपनी एक बार उम्र बताइए, आपकी उम्र कितनी है? ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हम बुजुर्गों और उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन हर्षा को जो हम सुन रहे हैं उनकी वो लग रही हैं वो युवा हैं, तो इसलिए यानी हम देख रहे हैं कि वो केस भी सामने आया है। हाँ, नहीं, ये ऐसा नहीं है कि निमोनिया सिर्फ बुजुर्गों को ही अफेक्ट करता है। जो ये बता रहे हैं अपने कि इनको निमोनिया और उसके 2016 में हुआ, अब इनको बार बार उसमें इन्फेक्शन होता है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि निमोनिया का जब इलाज होता है तो एक तो ये होता है कि पूरा क्लियर हो जाए, नॉर्मल हो जाए, वो भी होता है। लेकिन कई बार वो इन्फेक्शन होने के बाद लंग में डैमेज हो जाती है, उसको हम ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं। अच्छा, वो एक फोकस बन जाता है जहाँ बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि मिस हर्षा को ये प्रॉब्लम हो रही है कि निमोनिया की वजह से इनके लंग्स में किसी हिस्से में वीकनेस आ गई है। उस वजह से जब भी अगली बार जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। उसको जांच करने के लिए एक्सरे से भी ज़्यादा CT स्कैन से पता लगता है कि उनके लिए ज़रूरी है कि किसी डॉक्टर को दिखा के आगे जांच कराएं कि उनके लंग में क्या प्रॉब्लम हो गई है और उस हिसाब से उनका बचाव और उसका इलाज करना चाहिए। और फिर हम वैक्सीनेशन के बारे में बाद में बात करें। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर महापात्रा, क्योंकि मैं खान पान, बदलता मौसम जो है ये भी काफ़ी, आपने बोला कि जब गर्मी से सर्दी होती है और सर्दी से गर्मी होती है तब ख़ास तौर से ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो इस दौरान किस तरह का एहतियात बरता जाए? आयुर्वेद के सिद्धांतों में देखें तो जो चिकित्सा सूत्र है वो 2 प्रकार का है, एक है शोधन चिकित्सा, एक है शमन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा है कि जो शरीर में दोष प्रकोपित हो गए हैं या कुछ विषाक्त द्रव्य जो बन गए हैं उसे बाहर निकाल दिया जाए। शमन चिकित्सा है कि कुछ दवाइयों के द्वारा उसे शरीर के अंदर ही शांत कर दिया जाए। ठीक है। तो जब
मौसम का ट्रांजिशन होता है कि गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे हैं या सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह वातावरण में परिवर्तन होता है उसी तरह शरीर के अंदर भी परिवर्तन होता है। तो उसी के इस समय में आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसे पंचकर्म पद्धति कहा जाता है। अगर उस पद्धतियों का प्रयोग चिकित्सा के तत्वाधान में किया जाए तो निश्चित ही फायदा मिलता है। दूसरा जो शमन चिकित्सा है वो एक शारीरिक व्याधिक क्षमता को बढ़ाने का एक तरीका है। आयुर्वेद में हर जितने सिस्टम्स हैं उसके लिए हर सिस्टम के लिए कुछ रसायन द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। जैसे श्वसन व संस्थान के लिए कुछ दवाइयों का बताया गया है कि इन दवाइयों का प्रयोग किया जाए तो व्याधिक क्षमता तो बढ़ती है। तो अगर हमें निमोनिया के प्रिवेंशन के लिए बात करें तो अगर कुछ दवाइयों को हम जैसे कि अदरक हो गया, तुलसी हो गई, हरिद्रा है, ऐसे कुछ कॉमन जो मेडिसिनल प्लांट्स अगर उसका प्रयोग हम नियमित रूप से करें तो बहुत हद तक हम जो श्वसन व संस्थान की बीमारियां हैं उससे बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि जो निमोनिया बीमारी है और उससे होने वाली मौतें हैं, हम देखते हैं कि दोनों ही मामलों में विश्व स्तर पर भारत में सबसे ज़्यादा मामले पाए जाते हैं और इसीलिए हम जागरूकता फैलाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को लेकर। तो इसमें एक लक्षणों की भी बात आ जाती है कि आखिर ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके जरिए निमोनिया का समय पर पता लगाया जा सकता है। आइए इन लक्षणों पर नजर डालते हैं। निमोनिया के कुछ लक्षणों पर गौर करें तो इस बीमारी को समय पर पकड़ा जा सकता है। इनमें से कुछ लक्षण दूसरी बीमारियों के भी हो सकते हैं। निमोनिया के लिए सबसे अहम लक्षण है बुखार के साथ बलगम वाली खांसी और सीने में हल्का दर्द होना। बुजुर्गों और डायबिटीज के मरीजों में कई बार बिना बुखार या बलगम के भी निमोनिया होता है। ऐसे में उन्हें चक्कर आना, खाना पीना छोड़ देना, बहकी बातें करना जैसे लक्षण भी नजर आते हैं। इस रोग में व्यक्ति को शुरू में ठंड लगती है, फिर बुखार आने लगता है। निमोनिया होने पर व्यक्ति की आंखें और चेहरा लाल होने लगता है। कुछ और सामान्य लक्षणों की बात करें तो इनमें तेज बुखार आना, छाती में कफ जम जाना, दम फूलना, हरे, भूरे या लाल रंग का गाढ़ा बलगम आना, सांस लेने में दिक्कत, खांसी आना, दांत किटकिटाना, दिल की धड़कनों का बढ़ जाना, सांस लेने की रफ्तार बढ़ना, उल्टी दस्त की शिकायत, भूख ना लगना, होठों का नीला पड़ जाना, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना या बेहोशी आना भी इसके लक्षण हैं। कई लोगों को प्यास ज्यादा लगने लगती है और जीभ भी मैली हो जाती है। सिर में तेज दर्द होता है, भूख भी कम लगती है और छाती गर्म हो जाती है। साथ ही कुछ लोगों को पसलियों में भी दर्द होने लगता है। अगर इन लक्षणों पर समय पर ध्यान दिया जाए तो निमोनिया की स्थिति गंभीर होने से बचा जा सकता है। और डॉक्टर कविता, इन लक्षणों में अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें, क्योंकि कुछ केसेस में यह है आमतौर पे माना जाता है सर्दी, जुकाम, बलगम, कफ, लेकिन क्या कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो इनके बिना भी निमोनिया की शिकायत हो सकती है, इन लक्षणों के बिना? सबसे ज़्यादा जो निमोनिया में हमको ध्यान देना है वो छोटे बच्चों में, क्योंकि बड़े अपनी तकलीफ तो बता सकते हैं, हमें सिम्टम्स मिल सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स जैसे हमारे पास छोटे बच्चों को लेकर आते हैं तो अगर बच्चे को तेज़ बुखार है और उसको, बहुत छोटे बच्चा तो खांसी भी नहीं कर सकता, अच्छे से खांसी करके पता भी नहीं चले, लेकिन उसको सांस लेने में दिक्कत है। हम लोगों को बच्चों में जो रेस्पिरेटरी रेट है कितने, जैसे 2 महीने से कम उम्र के बच्चे का अगर 60 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा रेट आता है, या 2 महीने से 1 साल तक के बच्चे का 50 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट है, और 1 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे का 40 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा रेट है, तो ये अलार्मिंग साइन है। और अगर सांस लेने में दिक्कत है बच्चों में, हम देखते हैं कि नथुने फूलने लगते हैं, नाक के जो मसल्स हैं जो हमारी, क्योंकि वो सांस लेने में दिक्कत है तो जिसको हम पसली चलना कहते हैं, तो पसली चलने के साथ में नेज़ल फ्लेयरिंग कहते हैं या नथुने फूलने लगते हैं। और तेज़ बुखार है, बच्चा वॉमिट करता है, कुछ खाना, माँ का दूध बच्चा नहीं पिएगा या कुछ लिक्विड नहीं लेना चाहेगा, छाती में दर्द है, ऐसा सिम्टम बच्चा नहीं बता पाता, लेकिन वो अगर हम स्ट्रेच से जांच करेंगे, उसकी छाती सुनेंगे तो हमें उसमें साउंड्स में पता चल सकता है कि उसको क्या तकलीफ है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर ऐसे सिम्टम्स के साथ में आता है तो उसको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उसको अपने नज़दीकी चिकित्सक को दिखाना चाहिए
और उसके साथ में खून की जांच की जाती है, जिसमें कि हम देखेंगे कि TLC काउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ESR लेवल्स बढ़ जाता है, CRP लेवल्स बढ़ जाता है, ब्लड कल्चर किया जाता है और चेस्ट एक्सरे में हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं। तो ख़ास तौर से हमें बच्चों में इसका ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक बड़ों का सवाल है तो बड़ों में तेज़ बुखार, सडन अगर तेज़ बुखार है, 103 104 के करीब बुखार है, छाती में दर्द है, खांसी है, बलगम है, सांस लेने में दिक्कत है और बलगम हरे या पीले रंग का, साथ में ब्लड स्टेन्ड बलगम भी आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, धड़कन तेज़ हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो अलार्मिंग साइन हैं, जिसके लिए तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। ठीक है। अब इस बीच एक कॉल है शालू का हमारे पास, गाजियाबाद से इन्होंने कॉल किया है। शालू, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है। शालू, आपको आवाज़ आ रही है तो आप सवाल पूछ सकती हैं। ठीक है। अलार्मिंग साइंस जो हैं डॉक्टर कविता ने बताए हैं, कुछ डेंजर साइंस भी हैं डॉक्टर खिलनानी जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है? डेंजर साइन दो हिस्सों में मैं बांटूंगा। एक तो ये है कि जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट, मतलब जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उसमें, और दूसरे वो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जिनको कैंसर की बीमारी है, कैंसर का इलाज चल रहा है, या 75 साल से बड़ी उम्र है, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन ले रहे हैं। तो जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट यानी कि जो नॉर्मल हेल्दी लोग हैं, उनको जब निमोनिया हो जाता है तो वो भी जानलेवा हो सकता है। वो जानलेवा इससे होता है या तो आदमी कमज़ोर हो, या फिर बैक्टीरिया ख़राब हो, या वायरस ख़राब हो। अगर मरीज़ को का जो होश है, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो अगर ऑल्टर हो रहा है, अगर वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है, आप उसको बुला रहे हो और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या रिस्पॉन्ड कर रहा है तो अप्रोप्रिएटली नहीं कर रहा, ये बहुत ख़तरनाक साइन होता है निमोनिया में। इसका मतलब ये है कि उसका जो सिस्टम है पूरा, न सिर्फ लंग अफेक्टेड है, पूरा बॉडी, ब्रेन भी अफेक्टेड है। दैट कैन बी अ वेरी डेंजरस साइन। इसके अलावा अगर उसका ब्लड प्रेशर कम है, नॉर्मल से कम हो रहा है, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर 130/90 था और 10 घंटे बाद 100 रह गया, या 100 से भी कम चला गया, तो ये ख़तरनाक साइन है। तीसरा साइन होता है कि अगर हम जो टेस्ट करते हैं उनके ब्लड यूरिया जो होता है, जो किडनी टेस्ट होता है, वो अगर ज़रा सा भी ऑल्टर हो गया, वो डेंजरस साइन है। अच्छा। और सबसे जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है, अगर उसकी उम्र 70-75 से ज़्यादा है तो वो भी एक ख़तरनाक साइन है। तो ये सब हमारे एक मेजरमेंट होता है, इसका एक काउंट होता है, उसको कर्व स्कोर, CURB कर्व। अगर स्कोर 4/5 है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ 40% चांस दैट पर्सन वुड डाई। इस तरह से हम उसको मेजर करते हैं। तो ये डेंजरस साइन है, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं, जो HIV के पेशेंट होते हैं, इनमें ये सब लागू नहीं होते। अच्छा। उनको ये उनकी न्यूमोनिया को हमेशा डेंजरस ही मानना चाहिए, चाहे वो पूरे होश में हो, चाहे, क्योंकि उसमें जो मॉर्टेलिटी है, जो मौत की दर होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उन केसेस में हम शुरू से ही बहुत एग्रेसिव होते हैं उनको टेस्ट करने में। उनकी जल्दी एक ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, ट्यूब डाल के जल्दी से पता करते हैं कि इसको फंगस तो नहीं है, या कोई पर्टिकुलर टाइप का वायरस तो नहीं है। और उनको जो एंटीबायोटिक या एंटी फंगल भी है, वो एग्रेसिवली इंजेक्शन के ज़रिए देते हैं, टैबलेट्स के ज़रिए नहीं देते। साधारणतः जो निमोनिया का इलाज है वो एंटीबायोटिक टैबलेट से हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर महापात्रा, इलाज के लिए आयुर्वेद में क्या किया जाता है? उससे जाने से पहले मैं सर की थोड़ी बात को ऐड करना चाहूँगा कि छोटे बच्चों में जो डेंजर साइन है, जैसे मैडम ने भी कहा कि सबसे पहला डेंजर साइन है कि पसलियों का चलना, तेज बुखार आना। अब पसलियों का चलना जो है वो कॉमन भाषा में थोड़ा सा भी खांसी हो रहा है तो बोलते हैं पसलियाँ चलना है। अच्छा। तो पसलियाँ चलना एक्चुअली क्या है कि जो दो रिब्स हैं, जो हमारे अस्थि पंजर है, उसके बीच का जो हिस्सा है उसके अंदर से खिंचाव होना। अच्छा। और उसको हम पसलियाँ चलना, नोन एज इंटरकोस्टल रिसेशन। उसका मतलब कि सांस लेने में इतनी मुश्किल हो रही है कि बच्चे को मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ रहा है। दूसरा है सुप्रास्टर्नल रिसेशन, जो ऊपर वाली हड्डी है यहाँ की जगह पे, वहाँ पे अंदर का खिंचाव होना। इसका मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है इतना बच्चे को, और वो बहुत कोशिश कर रहा है कि उस ऑक्सीजन को ले, इसकी वजह से मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है। दूसरा है बच्चा बिल्कुल दूध ना पी पाना, बहुत तेज बुखार आना उस बच्चे को, और कभी कभी इन बच्चों में दौरे भी आ जाते हैं। इतने ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि दौरे भी आते हैं। बच्चे का नीला पड़ जाना,
या बेहोशी आना, ये सारे लक्षण जो है शिशुओं में मुख्यतः से देखना चाहिए हमें, और ये डेंजर साइंस के हिसाब से इसको देखना चाहिए कि अगर कोई भी लक्षण ऐसा मिले तो उसे घर पे नहीं आप इलाज ना करें, उसे चिकित्सक के परामर्श लेना ही चाहिए, इन डेंजर साइंस को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और जहाँ डॉक्टर तक आयुर्वेद का, हाँ, मैं इस इलाज पे आती हूँ, लेकिन क्या वजह जो मौत की है वो यही है कि डॉक्टर के पास देर से पहुंचा जाता है? क्या यही एक बड़ी वजह है या क्या इसके पीछे और क्या नहीं, वो कारण तो है? वजह होती है, वो होती है। अगर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ठीक से और समय पे उसका उपचार नहीं करें समय पर, जो एक शोध हुआ था कनाडा में इन्फेक्शंस के बारे में, हर घंटे की डिले एंटीबायोटिक से सीरियस पेशेंट में मौत की दर बढ़ जाती है। तो जितना देर से इलाज शुरू करेंगे या मतलब जितना देर से पेशेंट पहुंचेगा तो उसमें मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। और दूसरा ये कि इनएप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, मतलब ये है कि मैं जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में था तो हमने एक रिसर्च करी थी निमोनिया में। हालांकि इंटरनेशनल लिटरेचर में ट्यूबरकुलोसिस कोई कॉमन कॉज नहीं होता निमोनिया का, लेकिन क्योंकि इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है तो 8% निमोनिया में हमने पाया कि ट्यूबरकुलोसिस था। अच्छा, अब प्रीति जी उसमें यह है कि अगर आप उनको एंटीबायोटिक देते रहे और टीबी को डायग्नोज ना करें तो नेचुरली आउटकम खराब होगा। बिल्कुल। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये ज़रूरी जानना ज़रूरी है कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा फंगस, कौन सा वायरस जो है वो निमोनिया कर रहा है, और वो हर पेशेंट में हर टेस्ट नहीं करते। अगर 48 घंटे में पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता निमोनिया का, तब हमारे टेंटिकल्स होते हैं कि अरे कुछ हो रहा है, इसको हो सकता है टीबी हो सकता है कोई वायरस हो सकता है कोई फंगस हो, या उसके अलावा भी और कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो निमोनिया का इलाज एक नहीं होता, निमोनिया एक बहुत बड़ा विषय है। निमोनिया हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसका प्रॉपर इलाज, प्रॉपर डायग्नोसिस और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। और डॉक्टर कविता ये बताइए, क्या इसमें फैमिली हिस्ट्री भी कुछ मायने रखती है? क्या कोई कारण अनुवांशिक भी होता है कि जिसकी फैमिली में निमोनिया हो रहा है उसमें ज़्यादा हो? क्या ये कोई फैक्टर है इसमें निमोनिया के केसेस में? ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री इसमें हमेशा देखी जाए। ऐसा देख सकते हैं कि जैसे कुछ फैमिलीज़ में अस्थमा है तो उसमें, लेकिन ख़ास तौर से अगर उस बच्चे में अगर हम बात करें तो अगर उसकी इम्यूनिटी लेवल्स कम है तभी वो ऐसी बीमारी के लिए उसका होने का चांस रहेगा। ठीक है। और अब इलाज पे आते हैं। मैं पहले आयुर्वेदिक नज़रिए से जानना चाहूँगी, किस तरह से निमोनिया का इलाज किया जाता है आयुर्वेद में? आयुर्वेद जो है होलिस्टिक साइंस है और उसमें सिर्फ दवाओं से इलाज नहीं है, खान पान से लेकर आपके आचार व्यवहार, योग एवं आयुर्वेद की दवाइयाँ मिला के एक होलिस्टिक अप्रोच है हमारा। तो इसमें दो प्रकार की चिकित्सा मैंने पहले ही बताया कि एक शोधन चिकित्सा, एक शमन चिकित्सा है। शोधन चिकित्सा जब ऋतु संधि काल है, जैसे शरद ऋतु, जैसे हम बोलते हैं कि गर्मी से सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, और जब सर्दियों से गर्मी की तरफ जाते हैं उसमें एक शोधन चिकित्सा का वर्णन है, जो पंचकर्म में हमारा एक विभाग है, उसमें दोष जो प्रकोप हो चुके हैं शरीर से उनको निकालना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रिवेंट कर सके हम, यानी किसी प्रिवेंटिव मेजर्स है। और क्यूरेटिव मेजर्स में समन चिकित्सा आती है। तो कुछ जो प्रारंभिक अवस्था में अगर निमोनिया के पेशेंट्स हैं या जिनको रिकरेंट एपिसोड्स हो रहा है, जिनके व्याधिक क्षमता कम है, पर्टिकुलरली उन बच्चों में जहाँ पर किसी को खसरा हुआ, मिजल्स हुआ, पोस्ट मिजल्स ब्रोंकोनिमोनिया बहुत कॉमन होता है, क्योंकि उसके बाद जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी होती है और मिजल्स की वजह से जो एपिथेलियल लाइनिंग है लंग्स की वो खराब हो जाती है। उसकी वजह से इनमें निमोनिया का संक्रमण ज़्यादा होता है। तो इन पेशेंट्स में जहाँ पर रिकरेंट एपिसोड्स हो रहे हों, उनमें भी आयुर्वेद की बहुत सारी दवाएं हैं, जो रसायन चिकित्सा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि आम घरेलू हम घर में मिलता है हमें, और उसका उपयोग किया जाए तो बहुत प्रारंभिक अवस्था में हमें बहुत लाभ मिल सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे घरेलू जो उपाय हैं उनके बारे में भी डॉक्टर महापात्रा आपसे जानूंगी। राकेश ने हमें कॉल किया है दिल्ली से। राकेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। राकेश जी, टीवी की आवाज कम करके एक बार में सवाल पूछिए। हेलो जी, पूछिए। मैम, मेरे जो बेटा है 5 साल का, उसको हर साल निमोनिया हो जाता है, और अब दूसरा है 2 साल का, उसको भी निमोनिया हो रहा है। ठीक है डॉक्टर हिलानी, ये 5 साल का बेटे को बार बार हो रहा है, 2 साल का। जो इनको जिसको ये अभी मैं निमोनिया फैमिली कह रहे हैं, हिस्ट्री की मुझे नहीं तय है कि ये निमोनिया हो रहा है। अच्छा, राकेश आप एक बार बताएंगे, आपने
जिस भी डॉक्टर को दिखाया उन्होंने क्या क्या बातें आपसे कही हैं? मैम मैंने कलावती हॉस्पिटल में दिखाया है, एडमिट भी हुआ है मेरा बेटा, और उसके बाद फिर उसको डिस्चार्ज भी कर दिया है, लेकिन हर साल चेंज होता है, ऐसा हो जाता है उसको। अच्छा, आप कॉल पर बने रहिए राकेश जी। अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर लीजिए, तभी हम ठीक से बात कर पाएंगे आपसे। टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर लीजिए। डॉक्टर खिलनानी, आप कुछ और पूछना इसमें चाहेंगे? ये होता है कि कई कई बच्चों को जेनेटिक डेफिशिएंसीज होती हैं। अच्छा। इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी होती है, कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनको कि बार बार निमोनिया होता है। अब ये मैं ये नहीं बता पाऊंगा इनके बच्चों को, दोनों बच्चों को क्योंकि हो रहा है। अगर वो निमोनिया हो रहा है और एक्सरे में भी आ रहा है, इसका मतलब कि कोई इनहेरेंट प्रॉब्लम है अच्छा, जिसका कि डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है राकेश जी, आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और इलाज कराएं। हम उम्मीद करते हैं आपके बच्चे जल्दी ठीक हों, क्योंकि बच्चों की जब बात आ रही है, इम्यूनिटी हम होम्योपैथी में देखते हैं, तो इलाज के लिए भी हम यही माने कि प्रिकॉशन या प्रिवेंशन जो है वो होम्योपैथी के नज़रिए से वही बेहतर है। प्रिवेंशन होम्योपैथी को हम एक्टिव स्टेट में भी, जब पेशेंट सिम्टोमेटिक हमारे पास आए हैं, उसको भी हम दवा से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा। निमोनिया के केस में भी। और प्रिवेंटिव का जो होम्योपैथिक दवाई का खास रोल है, वो अगेन जैसा है कि बच्चे की या किसी भी मरीज़ की इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए है। तो जैसे ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर की वो अच्छी होगी, तो हम बीमारी से अच्छे से हम लड़ पाएंगे। और अगर आप दवा के जो निमोनिया के लिए दवा के लिए हम बात करें, तो एक्यूट स्टेट में भी जो जैसे निमोनिया का डिजीज़ का भी अपना एक स्टेज है। जैसे शुरू में हमारे पास कुछ दवाई हैं, जब निमोनिया का ऑनसेट है, बच्चा तेज़ बुखार के साथ खांसी के साथ आ रहा है हमारे पास, तो हम फेरोमोफॉस जैसी दवाई है। और उसके बाद जब डिजीज़ प्रोग्रेसिव स्टेट में है, सूखी खांसी हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, जैसे स्टिचिंग पेन चेस्ट में हो रहा है, और ब्लड स्टेन या रस्टी बलगम आ रहा है, ब्राइनर जैसी मेडिसिन है, वो बहुत अच्छा काम करती है। फर्दर प्रोग्रेसिव स्टेट में जब हम देखते हैं हेपेटाइजेशन जैसे निमोनिया में प्रोग्रेस होता है, और उसमें अगेन बलगम में अगर खून आ रहा है, फास्फोरस एक मेडिसिन है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव देखी जाती है। छाती में खड़खड़ की आवाज़ है, बलगम है जी। बुज़ुर्ग मरीज़ों में जब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा छाती में बलगम है, और क्योंकि कमज़ोरी की वजह से बुज़ुर्ग मरीज़ बलगम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो एंटिम एक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो हेल्प करता है बलगम बाहर निकालने में। तो अगर हम इन दवाइयों को हमेशा हमें पेशेंट की स्टेट के सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से देना होता है। अगर सही सिम्टोमेटोलॉजी को मैच करके हम मेडिसिन देते हैं, तो ज़रूर हमें उसमें इफ़ेक्टिव फ़ायदा मिलता है। और जांच के बारे में थोड़ा और डिटेल में डॉक्टर खिलनानी आप बताएं, क्या हर पेशेंट की जांच निमोनिया का पता करने के लिए एक ही तरह से की जाती है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। जो साधारण निमोनिया होता है वो उसका डायग्नोसिस होता है, एक तो सिम्टम्स जो मैंने बताया कि खांसी, छाती में दर्द, बलगम का आना, और कभी कभी रस्ट कलर का स्प्यूटम आता है। उसके बाद उनका जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उसमें जो TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होती है वो बढ़ी हुई होती है। जो आम पेशेंट होते हैं फिर उसका एक्सरे करते हैं। जो प्राइमरी थिंग इज एक्सरे में क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद कुछ वाइटिश शेडो जिसको हम कहते हैं, निमोनिया की शेडो आती है। तो फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर लंग में शेडो है देन वी कॉल इट निमोनिया। अच्छा, जो लंग में शैडो है वो निमोनिया? हाँ, उसको निमोनिया होते हैं। बट लंग में शेडो के बड़े सारे कारण होते हैं। अच्छा, ठीक। लेकिन अगर बुखार है, खांसी है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है 3, 4, 5, 6 दिन की, और लंग में निमोनिया का पैच है, इसका मतलब उसको निमोनिया है। ठीक है। अब अगर ये मरीज़ चलता फिरता है, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, वो बिल्कुल होश में है, बुखार है उसको, तो उसको इसके बियॉन्ड कोई जांच की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ज़्यादा सीरियस है, उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है, उसमें ज़रूरत होती है बलगम जांच करने की। उसको कहते हैं कि बलगम निकालो, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसको कल्चर करते हैं। उसमें कल्चर में पता चल जाता है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है या ट्यूबरकुलोसिस है। अगर वो बलगम नहीं निकाल रहा, तो फिर उसकी कभी कभी रेयरली हमें ब्रोंकोस्कोपी करनी होती है, जिसमें कि हम एक नाक या मुंह के रास्ते ट्यूब डाल के लंग में जाते हैं, और एक्सरे में हमें दिखता है कि दाहिने तरफ निचले हिस्से में इसको निमोनिया है, तो उसी हिस्से में जाके वहाँ से हम उसके सिक्रीशंस लेते हैं। कई बार
बायोप्सी भी करते हैं। अगर पेशेंट वो आईसीयू में, मैं थोड़ा इसको इंट्रीगेट कर रहा हूँ, अगर आईसीयू में है तो हम उसका ब्लड कल्चर भी करते हैं, क्योंकि पेशेंट जब आईसीयू में जाता है तो चांसेस होते हैं कि उसका जो इन्फेक्शन है वो ब्लड में भी चला गया है। तो 5 से 10% केसेस में ब्लड में भी हमें इन्फेक्शन का पता लग जाता है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो वायरल के लिए, जिसको हम सीरोलॉजी कहते हैं, वो शायद यहाँ पर इतना डिस्कस करना ठीक है, मुनासिब नहीं है। ठीक है। एक और कॉलर है, भरत गहलोत ने कॉल किया है मंदसौर से हमें। भरत जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे को ना 2000 चालू घुस गया था फेफड़े में। भरत जी दोहराइए एक बार, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। और मैं मंदसौर से बोल रहा हूँ। मैं 2008 में चालू घुस गया था फेफड़े में। हेलो जी, आपकी आवाज़ भरत जी हमें समझ में नहीं आ रही है। आप या तो एक बार दोबारा काट कर एक बार दोबारा हमसे संपर्क करने की कोशिश करें, कॉल मिलाएं। जो रीअक्रेंस की बात आपने डॉक्टर महापात्रा कही है, उसके लिए आयुर्वेद किस तरह से मदद करता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। क्योंकि अगर जिसको एक बार निमोनिया हो गया है, पहले तो ये बताइए उसको चांसेस कितने हैं कि दोबारा भी निमोनिया हो जाए, और ये ना हो, इससे लेकर किस तरह का उपचार किया जा डॉक्टर साहब ने सकता है। बताया कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर वो रिस्क फैक्टर्स मौजूद रहते हैं तो रिकरेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिन बच्चों में माल न्यूट्रिशन है उनमें रिकरेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पोस्ट मिजल्स चिकन पॉक्स को वायरल इन्फेक्शन के बाद रिकरेंस होने की संभावना होती है। और जिन बच्चों में वैदिक क्षमता तो कम है, उसका ये जो कोर्स ऑफ निमोनिया है आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन ऑल्सो, कि दवा लेने के बावजूद भी उन्हें ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है, तो इस रिहेबिलिटेशन फेज उनका लंबा हो जाता है। अच्छा। तो इन जैसे कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में आयुर्वेद की दवाएं लाभकर हैं, और जो एक्यूट निमोनिया उसके प्रारंभिक स्टेजेस में लाभकर हैं। लेकिन अगर ये ध्यान रखना है कि अगर कोई डेंजर साइन कोई मिलता है अगर, तो उसे तुरंत चिकित्सक के परामर्श में लेना चाहिए। अपने आप से कोई भी चिकित्सक अपना खुद चिकित्सा नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है। और दर्शकों को भी बोल रहे हैं कि जो भी हम कार्यक्रम में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, उसे स्वयं अपने आप से ना लें, उसे चिकित्सक परामर्श के बाद ही लें, बिल्कुल। तभी वो फायदा मिलेगा। नहीं तो आप डेंजर साइंस को अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये निमोनिया जो जानलेवा हो सकता है। हाँ, यानी कोई भी उपाय और सलाह जो यहाँ दी जा रही है वो डॉक्टर को पहले दिखाएं, और जो डॉक्टर आपको बताएं उनके साथ आप चाहें तो ये शामिल करें, और उनसे सलाह ज़रूर लें। एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, सलाह या मशवरा अपने जीवन में शामिल करने से पहले। एक सवाल हम जीमेल के जरिए ले लेते हैं। ये लता ने हमसे सवाल पूछा है, और दिल्ली से ये सवाल हमारे पास आया है। उन्होंने पूछा है, मेरी उम्र 65 साल है, मुझे मौसम बदलने पर हर 6 महीने में निमोनिया इन्फेक्शन का इंजेक्शन लगता है। मैंने निमोनिया इन्फेक्शन का लाइफ में एक बार लगने वाला इंजेक्शन भी लिया है, फिर भी मौसम बदलने पर खांसी रहती है। ये सवाल है इनका। डॉक्टर खिलनानी, आप क्या बताएंगे? नहीं, वो मैं समझ गया। ये हम बात आ रहे हैं अभी वैक्सीनेशन पे, पर उसके पहले मैं 1 मिनट बताइए। जो निमोनिया होता है, जो जिसको भर्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो 5 से 7 दिन की एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। लेकिन ये समझना चाहिए कि अगर आपकी एंटीबायोटिक कारगर है तो 48 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। वो रिस्पॉन्स ऐसे आता है कि मरीज़ को कुछ अच्छा लगने लग जाता है, बुखार थोड़ा सा कंट्रोल होने लग जाता है, उसकी भूख खुल जाती है। अगर 48 से 72 घंटे में अगर उसकी तबीयत बेहतर नहीं हुई तो ये एक वार्निंग साइन है। अच्छा। और बाकी वार्निंग साइंस मैंने आपको बताई दिए। अब बात करते हैं कि वैक्सीनेशन की। तो हमने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया जो होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो उसके लिए जो वैक्सीनेशन होता है वो निमोनिया का वैक्सीन कहा जाता है उसको। उसके कई सारे कॉमर्शियल प्रिपरेशंस आती हैं। वो वैक्सीनेशन सबको ज़रूरत रिकमेंडेड नहीं होता है। जो लोग ससेप्टेबल होते हैं, जैसे वृद्धावस्था में जिसको डायबिटीज़ है, जिसको एस्थमा है, जिसको ब्रोंकाइटिस है, या कोई लंग डिजीज़ है, या फिर उसकी इम्यूनिटी कम है कैंसर की वजह से या कैंसर की दवाइयों की वजह से, तो उनको हर 5 साल में ये इंजेक्शन लगाते हैं। दूसरा हमने कारण कहा कि वायरसेस में रेस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस एक होता है, वो सबसे कॉमन होता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा भी बहुत कॉमन होता है, जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं। वो एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। तो उसके लिए जो वैक्सीन होती है वो हर साल लगानी चाहिए, क्योंकि उसके हर साल जो म्यूटेशंस होते रहते हैं वायरस में। तो जो सबसे प्रिफर्ड मंथ होता है वो अगस्त सितंबर होता है, कि उसी समय नई म्यूटेशंस की बैच आता है। तो ये सलाह दी जाती है कि इन सब को, जो मैंने आपको बताया कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, और हेल्थ केयर वर्कर्स ऑल्सो,
तो उनको ये इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल लगाना चाहिए। लेकिन जो मैडम ने जो प्रश्न पूछा वो ये है कि ये दोनों वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो ये वैक्सीनेशन कवर नहीं नहीं करते, करती हैं। तो ये 100% इम्यूनिटी नहीं देते। ये प्रोटेक्ट करते, दे विल प्रोटेक्ट टू द ऑर्गेनिज्म फॉर विच दे आर मेंट फॉर, नॉट फॉर निमोनिया इन जनरल। ठीक है, एक और कॉलर है, अर्चना ने रतलाम से कॉल किया है। अर्चना, स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी अर्चना, सवाल पूछिए। मैं को डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे अस्थमा है इसलिए। ठीक है, बताइए आप पूछना क्या चाह रही हैं। मैं है ना बचपन में 5 साल के बाद जब मुझे नमोनिया हो गया था, ठीक है, तब से ये मौसम बदलता है तो मेरी सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होती है। आप अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र अभी 50 है, पर मतलब 5-10 साल के बीच में मेरे को एक बार नमोनिया हुआ था। अच्छा ठीक है, तो इन्हें डॉक्टर कविता अगर आप बताएं, इनको पहले निमोनिया हुआ था बचपन में, अब ये कह रही हैं इनको दमे की भी शिकायत है, और क्या कर सकती हैं, 50 साल की उम्र है, किस तरह से ख्याल रख सकती हैं अपना। देखिए इनको शायद मौसम बदलने पर ही तकलीफ होती है। मौसम बदलने में ठंड, जैसे ठंडी हवा, ये सब इसमें आस्थमेटिक कंप्लेंट होना बहुत, क्योंकि जो हमारी सांस की नली है उसका हाइपर रिस्पॉन्स आ जाता है। कुछ सूजन आ जाती है सांस की नली में, उसकी वजह से संकुचित हो जाती है सांस की नली, तो शायद सर्दी का मौसम या मौसम बदलने पर इनको ये तकलीफ आ जाती है। तो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत कारगर हैं। इसके अलावा इनको खुद को ठंड से बचाना चाहिए, और भाप लेने से, स्टीम इन्हेलेशन से ऐसी तकलीफ में काफ़ी फ़ायदा होता है। इनको ध्यान रखना चाहिए, जो भी ट्रीटमेंट ले खांसी लंबे समय तक ना चले, और सांस लेने में दिक्कत है अगर लगातार भाप लें। इसके अलावा जिस समय ये ठीक रहती हैं, जो हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत इम्पॉर्टेंट मैं एक मोडालिटी देखती हूँ कि जो लोग भी लगातार प्राणायाम करते हैं, मैं इसको बड़ा इम्पॉर्टेंट अपने सभी पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ, क्योंकि हम अपने लंग्स की, फेफड़ों की वाइटल जो हमारी कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं एक्सरसाइज से। अगर ये पूरा साल एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं और सिर्फ मौसम बदलने पर इनको तकलीफ आती है, तो ये अपना अगर इस तरह से ध्यान रखें कि बाकी समय पे ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लगातार करें, तो इनकी फेफड़ों की जो क्षमता है वो पहले से अच्छी होगी और ये बीमारी से अच्छे से लड़ पाएंगे। ठीक है, कीर्ति ने कॉल किया, हरियाणा से हमारे साथ जुड़ी हैं। कीर्ति, स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। कीर्ति, आप सवाल पूछ सकती हैं अपना। जी मैम, मेरे 2 बच्चे हैं। बड़े वाले बच्चे को बहुत ज्यादा खांसी जुकाम रहता है, उसको फिर हमने RML में भी दिखाया था, तो वो उसको अस्थमा की बता दिया, उन्होंने पंप लगा दिया। अच्छा, तो उसके लिए मैं पूछना चाह रही थी सर। उम्र कितनी है बच्चे की। 10 साल है मैम। डॉक्टर खिलानी, 10 साल उम्र है और अस्थमा वाले, क्या निमोनिया और अस्थमा का भी क्या कोई संबंध है। चाहता जो मैडम भी रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि हर खांसी बुखार निमोनिया नहीं होता। अच्छा, और ये जो सिम्टम्स बता रहे हैं, जो तकलीफ बता रहे हैं, और ये जो मैडम भी बता रही है, ये निमोनिया की सिम्टम्स नहीं है। ये सिम्टम्स है एस्थमा के, या उसको हम कहते हैं ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी। मतलब कि उनका जो ब्रोंकियल सिस्टम है जी, वो किसी चीज़ के मौसम से या डस्ट से या एयर पॉल्यूटेंट से अफेक्ट कर रहा है, और जैसे ही वेदर चेंज होता है या डस्ट होती है तो उनको खांसी होती है, थोड़ी फीवरिशनेस भी हो सकती है, बलगम भी निकल सकता है, लेकिन वो निमोनिया नहीं होता। निमोनिया के लिए मैं फिर बोलता हूँ, बुखार, काउंट्स बड़े होने चाहिए और लंग में शेडो हो, तब उसको हम निमोनिया। ठीक है, और जैसे आपने पहले बताया था लंग में शेडो है, बुखार है, चल फिर रहा है आदमी, तो अलग इलाज है। इसके बाद स्थिति गंभीर, तो थोड़ा इलाज को लेकर अगर आप बताएं, किस तरह का इलाज होता है और किस स्टेजेस पे अलग अलग इलाज होता है, ये बताइए। वो जो मेन, जो शीट एंकर हम कहते हैं, जो मेन ट्रीटमेंट निमोनिया का होता है, सपोर्ट के अलावा, वो होता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो चलते फिरते आदमी को जो हो जाता है, जिसको भर्ती की ज़रूरत नहीं होती, कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है, तो 5 से 7 दिन की एंटीबायोटिक लेने से वो ठीक हो जाता है। और उसके बाद अगर थोड़ी बहुत खांसी बच भी जाती है, अगर बुखार ठीक हो गया और उसको भूख भूख ठीक लग रही है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जब तक खांसी चले तब तक एंटीबायोटिक ले, क्योंकि खांसी कई बार 2-3 हफ्ते तक चलती है। नेक्स्ट स्टेप कहें कि जो एडमिट होते हैं पेशेंट्स, जिनको भर्ती की ज़रूरत होती है, उनको अक्सर इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
वो एंटीबायोटिक का नाम लेना इस फोरम पे कोई फायदा नहीं है उसका। और उसका इलाज अक्सर 5-7 दिन की जगह 10 से 14 दिन होता है। ठीक है। तीसरी स्टेज पे जाएं कि जो आईसीयू में एडमिट होते हैं जी जी। उनको मल्टीपल एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है और अक्सर उसका इलाज 3 हफ्ते तक करते हैं। चलता है। चौथी स्टेज पे जाएं जो इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं, हाँ। उनका इलाज बिल्कुल फोकस्ड होता है, जो फंगस या जो भी डिटेक्ट करते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। और बहुत संक्षेप में बताइए डॉक्टर कविता, जैसे जिनको रीअक्रेंस हो रहा है या फिर एलोपैथी दवाइयाँ चल रही हैं, उसके साथ होम्योपैथी का सहारा निमोनिया के केसेस में लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि अगर हमारे पास एक्यूट स्टेट में बच्चा या पेशेंट आता है तो उसके सिम्टम स्पेसिफिक अगर हम उसको दवा देते हैं तो डेफिनेटली मरीज मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव रहती है, मरीज को आराम आता है। जैसे बलगम छाती से नहीं तो बलगम को ढीला करने की दवाई दी जाती है, यानी साथ में भी हम दवा ले सकते हैं। और लास्ट में डॉक्टर महापात्रा, आप घरेलू उपाय बता रहे थे, मौसम चेंज भी हो रहा है इस समय, अगर आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह के घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं फिलहाल? कुछ हमारे पास ऐसे घरेलू मसाले भी हैं जो कि इस कंडीशंस में बहुत लाभकर हैं, जो प्रारंभिक अवस्था में अगर लें। उसमें से सबसे अच्छा जो दवा है वो त्रिकटु है। उसमें 3 चीज़ें हैं, एक है सौंठ, काली मिर्च और पिपली। इन तीनों का कॉम्बिनेशन गुनगुने पानी के साथ तुलसी का स्वरस, अदरक स्वरस और हल्दी। अगर ये कॉमन चीज़ों के बारे में बोले तो एक आंवला एक ऐड करके, तो अगर इसको लिया जाए कंटिन्यूसली, और थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप चिकित्सक से जरूर बात करें। बिल्कुल। अपनी डाउट्स को दबाए ना, डिस्कस करें और उचित चिकित्सा लें। बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का जो समय है वो यहीं पूरा हो गया है। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी स्टूडियो में आने के लिए और अपने सलाह और सुझाव हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो आपने देखा इस कार्यक्रम के जरिए कि बदलते मौसम में निमोनिया से खुद को और अपने परिवार को कैसे दूर रखें। तो आप भी अपनाइए आज दी गई सलाह और सुझाव और रहिए बिल्कुल स्वस्थ। इसी के साथ इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, इसलिए अगले अंक में यानी 9 नवंबर को हम बात करेंगे डायबिटीज टाइप 2 की, इसके कारण और निदान की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।